नमस्कार। टीसीएच के शो में आपका स्वागत है। सुधीर चौधरी के ऊपर कर्नाटका में केस हुआ है फेक न्यूज फैलाने का। दो खबरें आई। पहली खबर यह आई कि वो एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जिस स्कीम के तहत मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को तो सब्सिडी मिलती है, हिंदुओं को सब्सिडी नहीं मिलती, और इसके लिए उन्होंने वर्तमान कांग्रेस सरकार के ऊपर दोष दिया। लेकिन प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र भी हैं और वहां पे मंत्री भी हैं, उन्होंने बाकायदा रिट्वीट करके बताया कि यह स्कीम ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के समय से ही लागू थी। उसके बाद एक और स्कीम पर उन्होंने ऐसे ही झूठ बोला, जिसके बाद उनके ऊपर केस किया गया है। केस का मतलब यह नहीं है कि तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन हां, कम से कम फेक न्यूज फैलाने पर केस तो किया गया। ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको याद होगा, राजस्थान सरकार ने अमन चोपड़ा के ऊपर, अमन चोपड़ा जो ऐसे ही एक गोदी मीडिया के एंकर हैं, उनके ऊपर केस किया था। बहुत तमाशा हुआ था, बहुत दिनों तक गायब रहे थे। हालांकि अंत में कुछ हुआ नहीं, वो अभी भी वैसे ही जहर फैला रहे हैं जैसे जहर पहले फैलाया करते थे, लेकिन केस तो हुआ था। असल में कर्नाटक में जब से सरकार बनी है, कर्नाटक सरकार ने बाकायदा एक नियम भी बनाया है कि जो लोग आईटी माध्यमों से यानी सोशल मीडिया से फेक न्यूज फैलाते हैं, उनके खिलाफ एक्शन करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक कानून भी बनाया है। और इस कानून के तहत कुछ कार्रवाइयां भी हुई हैं, जो कार्रवाइयां मूलतः ज्यादातर उन्हीं लोगों पे हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, उस गोदी मीडिया के हिस्सा हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर वाकई इस तरह से कार्रवाइयां होने लगी तो इन चैनलों का तो डब्बा बंद हो जाएगा। उदाहरण के लिए सुधीर चौधरी जी को ले लीजिए आप। सुधीर चौधरी जी पहले जी न्यूज में थे, फिर आज तक में आ गए, एक ब्लैक एंड व्हाइट करके प्रोग्राम चलाते हैं। लेकिन सुधीर चौधरी जी का जो पूरा एजेंडा है, वो पूरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज फैलाने का है। इतिहास पर भी बीच बीच में बात करते रहते हैं और इतिहास पर इतनी हास्यास्पद बातें करते हैं कि पूछिए मत। अब इतिहास की बात चली है तो कल की बात है कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता को जवाब देते हुए चित्रा त्रिपाठी जी ने कहा कि बांग्लादेश युद्ध के समय इंदिरा गांधी को निक्सन ने 45 मिनट वेट कराया था। निक्सन यानी अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय का, और यह पूरे भारत का अपमान था। चित्रा त्रिपाठी को जबरदस्त जवाब मिले, मैंने भी जवाब दिया और लोगों ने भी जवाब दिया। तथ्य यह है कि 45 मिनट निक्सन ने वेट कराया, तो अगले ही दिन, ज्यादा वेट नहीं हुआ, 13 और 14 नवंबर का मामला है ये, अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने उसी अमेरिका में बैठकर 45 मिनट इंतजार करवा दिया निक्सन को। और बांग्लादेश वार में जो कुछ हुआ वो आपको पता है। मैं बहुत जल्द एक लंबा वीडियो लेके आ रहा हूं, बांग्लादेश वार के बारे में बहुत डिटेल आपको बताऊंगा। आपको पता है कि अमेरिका तमाम हल्ला करता रहा। निक्सन से ज्यादा प्रो पाकिस्तान समर्थक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हुआ। निक्सन का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार था हेनरी किसिंगर, उसने एक किताब लिखी बाकायदा, जिस किताब का नाम, बाद में किताब लिखी रिटायर होने के बाद, जिसका नाम है व्हाइट हाउस ईयर्स। और इस व्हाइट हाउस ईयर्स में अगर आप वो हिस्सा पढ़ेंगे जो 1971 हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश निर्माण पर है, तो आप पाएंगे कि वो खुद ये बात कहता है कि निक्सन का जो प्रो पाकिस्तान टिल्ट था, उससे बाहर के लोग छोड़िए, अमेरिका के लोग ही परेशान थे। अमेरिका के जो बाकी जो लोग थे वो परेशान थे, सत्ता में जो लोग थे वो भी उसकी बात नहीं मान रहे थे। और एक समय ऐसा आया था कि निक्सन और स्टेट डिपार्टमेंट के बीच में तन गई थी। और उसने इंदिरा गांधी के बारे में लिखा है कि इंदिरा गांधी एक शानदार व्यक्तित्व की स्वामिनी थी जो सिर्फ और सिर्फ भारत का हित परस्यू कर रही थी। यानी इतना उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि इतिहास पर जो ये लोग बात करते हैं, बेसिकली जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं और जो इतिहास का नैरेटिव आरएसएस को सूट करता है, भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, या यूं कहें कि जो वर्तमान सत्ता को सूट करता है, उसके अलावा ये लोग कुछ और नहीं लेके आते हैं, इतिहास का भी वही वर्जन लेके आते हैं। और वर्तमान में जो करते हैं वो करते ही हैं। कुछ दिन पहले तमिलनाडु सरकार ने अमित मालवीय के ऊपर भी एक केस दर्ज किया है। आपको याद होगा, उदयनिधि ने सनातन को लेकर एक बयान दिया था और उस बयान के बाद बवाल मच गया था। और ये जो बवाल मचा था उसके मूल में अगर कुछ था तो अमित मालवीय का एक ट्वीट था, जिसके बारे में उदयनिधि और तमिलनाडु सरकार का मानना है कि उन्होंने इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया था।
अब केस हुआ है तो आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन एक बात तो है, सोशल मीडिया पूरी तरह से फेक न्यूज फैलाने का अड्डा बन गया है। व्हाट्सएप देख लीजिए, अभी सुबह सुबह किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप भेजा जिसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बातें थी, और वो ऐसी बातें थी कि जिन्होंने इतिहास पढ़ा है उनको ये सब पढ़ के या तो हंसी आ सकती है या दुख हो सकता है। इसके अलावा सरकारी नीतियों को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर दिन रात एक ही एजेंडा होता है कि सरकार को डिफेंड करें। देखिए, सरकार है और सरकार काम करती है तो सरकार की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं हो सकती। लेकिन मीडिया होता किस लिए है? मीडिया होता है दरअसल सरकार की आलोचना के लिए, उन चीजों पर ध्यान दिलाने के लिए जिन पर सरकार से गलती हो रही है। एक उदाहरण देता हूं आप, हम तब युवा थे, बिल्कुल युवा भी क्या, किशोर थे अभी। बोफोर्स कांड आया था, राजीव गांधी के ऊपर, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने और उनके करीबियों ने बोफोर्स मामले में जो कमीशन होता है वो लिया है, या बोफोर्स की जो पूरी डील हुई है वो ठीक ठाक डील नहीं है। बाद में जो मुकदमे हुए, जो फैसले आए, उनकी बात बाद में कर लेंगे। लेकिन एक तथ्य तो है कि उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार था रामनाथ गोयनका जिसके मालिक थे, दिल्ली में, इसी दिल्ली से इंडियन एक्सप्रेस निकलता था और दिन रात उसमें विपक्षी नेताओं के बयान भी छपते थे और राजीव गांधी का नाम लेकर आलोचना होती थी। उस समय इतने टीवी चैनल्स तो थे नहीं, अखबार का जमाना था। और इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, छोटे बड़े सारे अखबार जितने थे उसमें अगर सरकार का पक्ष छपता था तो विपक्ष का पक्ष भी छपता था, और उन अखबारों से ही जनता को पता चलता था। आप याद कीजिए, प्याज का दाम इसी दिल्ली में बढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सुषमा स्वराज उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी। अखबारों ने, टीवी चैनलों ने प्याज के दाम को लेकर तहलका मचा दिया था। सुषमा स्वराज की गद्दी चली गई थी। महंगाई का मुद्दा अखबारों में, टीवी चैनलों पर हमेशा प्रमुखता से आया है और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2014 के पहले यही टीवी मीडिया थी, यही अखबार थे, और जब 2G, 3G और इस तरह कोयला स्कैम और इस तरह की तमाम सारी चीजें आई तो आप याद कीजिए, इन्हीं टीवी चैनल्स पर लगातार खबरें छपती थी, लगातार खबरें आती थी, सरकार की तीखी से तीखी आलोचना होती थी। और बताने की जरूरत नहीं है कि 2014 के बाद ये सारी चीजें किस तरह से बदलना शुरू हो गई। उसी CAG की रिपोर्ट अब जब आती है और बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ढेर सारे घोटाले हुए हैं, उज्ज्वला योजना में घोटाला हुआ है, सड़क योजना में घोटाला हुआ है, तो यही टीवी चैनल उस पर डिस्कशन कराने की जगह उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं टेक्निकल गलती थी। और सुधीर चौधरी जो हैं वो इसके मास्टर हैं। उनका रोज का जो शो होता है, कई बार ऐसा लगता है, या संभव भी है ऐसा ही होता हो, कई बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी सरकारी दफ्तर में बैठकर उसका एजेंडा तय होता है। अब आप कहेंगे इससे जनता को क्या नुकसान है? जनता को नुकसान यह है कि जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं होती है, महंगाई पर बात ही नहीं होती है। अभी बीएड के बच्चों ने मुझसे बात की, उसका वीडियो जल्दी ही आएगा, कि बीएड के बच्चे कितना परेशान हैं। बीएड को प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो योग्यता है उससे बाहर कर दिया गया है, और बच्चों का कहना है कि 5-5 साल उनकी जिंदगी के बर्बाद हो गए हैं, अब उनको नौकरी का कोई चांस नहीं है। लेकिन इस पर किसी टीवी चैनल पर कोई बहस नहीं होगी। महंगाई आसमान छू जाती है, लेकिन टीवी चैनल पर कोई बहस नहीं होती है। गरीबी चारों तरफ दिखाई देती है, लेकिन टीवी चैनल पर कोई बहस नहीं होती है। टीवी चैनल पर बैठे हुए एंकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एंकर ना हो, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों। और जब इतने से भी काम नहीं चलता है तो विपक्ष की सरकारों, विपक्ष के नेताओं, या फिर ऐसे लोग जो सरकार के समर्थक नहीं हैं, उनके खिलाफ बाकायदा अभियान चलाया जाता है। बाकायदा फेक न्यूज़ेस प्लांट की जाती हैं, उनका प्रचार किया जाता है। बहुत सारे फैक्ट चेकर हैं, मैं भी इतिहास के फैक्ट चेक करता हूं, आल्ट न्यूज़ अपनी तरीके से फैक्ट चेक करता है, DFO करता है, बहुत सारे लोग फैक्ट चेक करते हैं। लेकिन झूठ आप जानते हैं कि जब तक सच अपने पैरों में, जूतों में तस्मा बांधता है, फीता बांधता है, तब तक झूठ जो है वो दुनिया का एक चक्कर लगा के आ जाता है।
जब तक हम तथ्यों की तलाश करते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं और सच सामने लाते हैं, तब तक झूठ व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। जितने लोग उस दिन टीवी चैनल देख रहे होंगे, सुधीर चौधरी का प्रोग्राम देख रहे होंगे, सबको यही लगा होगा कि अरे कर्नाटक सरकार ने आते ही एक ऐसी नीति बना दी जिसमें मुसलमानों का फायदा है और हिंदुओं का नुकसान है, जिसमें सब्सिडी मुसलमानों को मिल रही है, हिंदुओं को नहीं मिल रही है। ये तथ्य उन लोगों तक, सारे लोगों तक नहीं पहुंचेगा कि ये नीति जो है वो उचित है और ये नीति भारतीय जनता पार्टी के समय बनाई गई थी। दूसरा जो काम ये चैनल कर रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ लगातार एजेंडा फैलाने का कर रहे हैं। मैं सुदर्शन न्यूज का नाम नहीं लूंगा, जिसको हम लोग कुदर्शन न्यूज कहते हैं, उसका तो काम ही है। लेकिन बाकी चैनल जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं, उनके यहां आप प्रोग्राम देख लीजिए, ऐसा लगता है कि भजन मंडली में बैठ गए हैं, ऐसा लगता है कि यति नरसिंहानंद का ही कोई नया वर्जन, कोई साफ सुथरा वर्जन आपके पास आ गया है। अमन चोपड़ा हो या अमीश हो या इस तरह के लोग हों, लगातार हिंदू मुस्लिम का प्रोग्राम बनाते हैं और हिंदू मुस्लिम का प्रोग्राम इस तरह से बनाते हैं कि दोनों कौमों के बीच में नफरत फैले। एक बात और, अगर आपको लगता है कि ये सब मीडिया है और बहुत सच्ची बातें करेंगे या बहुत जनता के पक्ष की बातें करेंगे, तो ये कर भी नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि ये मीडिया हाउसेस दरअसल हमारे जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं, अदानी हैं, अंबानी हैं और बाकी लोग हैं, इनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इनके मालिक अदानी और अंबानी ही हैं। कोई अपने मालिक के खिलाफ कैसे बोल सकता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सोहित मिश्रा जो हैं, युवा पत्रकार हैं, एनडीटीवी के ब्यूरो चीफ थे मुंबई के। हमने उनकी पत्रकारिता कोविड के टाइम में देखी है। ऐसी ऐसी रिपोर्ट लेके सोहित आए थे कि हम सब उनके फैन हो गए थे। अभी हाल में क्या हुआ, उन्होंने खुद खुलासा किया कि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें संजय पुगलिया जो एनडीटीवी के नए एडिटर हैं, नए आप समझ लीजिए कि सारा कुछ करता धरता है, अडानी ने जब खरीद लिया एनडीटीवी तो उनको बनाया और उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी कि संजय पुगलिया तो बड़े लिबरल आदमी हैं। सोहित का कहना है कि संजय पुगलिया ने उनसे कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रकस मचाया जाए, उसमें तमाशा मचाया जाए, उसको डिरेल कर दिया जाए। सोहित ने ऐसा करने से मना कर दिया और इस्तीफा देकर अपना नया यूट्यूब चैनल बना लिया। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अदानी और अंबानी जैसे लोगों के जो चैनल हैं वो दरअसल अपने मालिकों का हित देखते हैं और उनके मालिक इस सत्ता का हित चाहते हैं, क्योंकि इसी सत्ता में उनकी सारी की सारी जो भ्रष्ट चीजें हैं वो छुपी हुई हैं। अभी आया अदानी के खिलाफ 2-2 लेख आए, एक मुकदमा हुआ है जिसमें यह बताया जा रहा है कि उनकी जांच के लिए सीबी को जो सीडी और कागजात दिए गए थे वो गायब हो गए। और ये सारा कुछ आपको किसी टीवी चैनल पे नहीं दिखेगा, क्योंकि मालिक का चैनल है, मालिक के खिलाफ कैसे बोल सकता है। इसीलिए यह भी जरूरी है कि इस समय जो ऐसी आवाजें खड़ी हो रही हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, जो अपने दम पे काम कर रही हैं, जो सच बोलना चाहती हैं, आप उनका साथ दीजिए। रवीश कहते हैं ना, बंद कीजिए टीवी चैनल, अब सच्चाई यूट्यूब पर है। ढूंढिए उन पत्रकारों को, ढूंढिए उन लोगों को, ढूंढिए उन लेखकों को जो अपनी सही बात आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपकी बात पहुंचा रहे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी और इन सारी चीजों की बात पहुंचा रहे हैं, और उनको देखिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनको ज्वाइन कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि उनकी आवाज खड़ी हो सके। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मीडिया तभी आजाद होकर बात कर सकता है जब मीडिया की अपनी रीढ़ होगी, वो किसी मालिक की तनख्वाह पर नहीं पलेगा। ये जितने नफरती एंकरों का मैंने नाम लिया, इनकी अगर बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों से चल रहे हैं, तो ये सब इसीलिए मेंटेन है क्योंकि मालिक खुश है, और मालिक को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रवांडा एक देश है अफ्रीका में, वहां रेडियो रवांडा था, और रेडियो रवांडा ने लगातार ऐसी ही नफरत की खबरें वहां के 2 कबीलों के बीच में फैलाई, और नतीजा यह हुआ कि लाखों लोग मारे गए। इसीलिए सुधीर चौधरी हो, अमन चोपड़ा हो, या इस तरह के नफरत फैलाने वाले जो भी लोग हों, इनके खिलाफ कार्यवाही जरूरी है ताकि देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द जो पहले ही नष्ट हो चुका है उसको और बिगाड़ने से रोका जा सके। तो जो कुछ किया है कर्नाटक सरकार ने या तमिलनाडु सरकार ने, अगर वो अपने किसी लक्ष्य तक पहुंच सके, अगर इनको इनके किए की सजा मिल सके,
या फिर कम से कम बाकी जो चैनलों पे लोग हैं उनके अंदर ये डर ही आ सके कि अगर हम फर्जी न्यूज फैलाएंगे, अगर हम नफरती न्यूज फैलाएंगे तो हमारे खिलाफ भी सजा हो सकती है, तो ये कदम मैं उचित मानूंगा। इस मामले में मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि विपक्ष की सरकारें, चाहे वो अखिलेश जी जब सत्ता में रहे हों तब, चाहे बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी जी की हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों, ये सरकारें इस मामले में बहुत उदार रही हैं। जो चैनल उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो छोड़ दीजिए, उनको कई बार रेड कारपेट बिछा हुआ हमने देखा है। कई बार देखा है कि वही मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ दिन रात ये चैनल जहर उगलते हैं, वो बुलाकर मंच पे उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं। एक लोकतंत्र में ये बुरा नहीं है, लोकतंत्र में ये अच्छी बात है कि आप अपने आलोचकों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आलोचना तो हो। फेक न्यूज फैलाने वालों का और जहर और नफरत फैलाने वालों का स्वागत कोई कैसे कर सकता है? इसलिए मैं कहूंगा कि दक्षिण से इस बार एक अच्छी पहल हुई है। मैं बधाई देना चाहूंगा दक्षिण की इन दोनों सरकारों को, तमिलनाडु सरकार को भी और कर्नाटक सरकार को भी, कि फेक न्यूज़ के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया है और ये स्टैंड और कड़ा होना चाहिए, ताकि चाहे राइट का हो, चाहे लेफ्ट का, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, फेक न्यूज़ अगर फैलाता है तो उसको सजा हो सके। आज के लिए इतना ही, अगले शो में फिर कुछ और बातें करेंगे। शुक्रिया।